हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम। मशरूम का ऐसा भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है, ये प्रश्न टीजीटी और पीजीटी 2004 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, बेसिडियोकार्प कहलाता है। बता दें कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एगेरिकस है। और यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। जो मशरूम है ये बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है या फंजाई है। इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोकार्प, जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है और उसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है, या कह लीजिए कि उसी में स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है आयोडीन द्वारा, कॉटन ब्लू द्वारा, लैक्टोफेनाल द्वारा, सफ्रानीन द्वारा। फंगल कोशिकाओं को किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा बी, फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। कॉटन ब्लू सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है। जो कॉटन ब्लू है ये सभी कवकों के जो हाइफी होते हैं उनको गाढ़ा नीला कर देता है। और इसमें सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन क्या है? लैक्टोफेनाल। यह अधिक समय तक कवकों को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है, मतलब खराब नहीं होने देता है, वैसे ही ताजा बनाए रखता है। और जो डी वाला है सफ्रेनिन, इसका प्रयोग साइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। मूंगफली में जो टिक्का रोग हो जाता है उसका कारक कौन सा इसमें बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। बता दें कि मूंगफली का टिक्का रोग कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा टिक्का रोग होता है? कवक के द्वारा होता है या फंजाई के द्वारा होता है। और सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला जो है, सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला एवं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा यह रोग हो जाता है। जो सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला है इसके द्वारा और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवकों के द्वारा मूंगफली का टिक्का रोग हो जाता है। इस रोग में मूंगफली के वायवीय जो भाग होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में काले धब्बे बन जाते हैं, काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित युग्मों में जो सही मेल नहीं खाता है वह है। इन युग्मों में जो सही नहीं मेल खा रहा है उसको बताना है। तो इसमें ऐसे युग्म या जोड़े का नाम बताना है जो मेल नहीं खाता है। तो आंसर होगा इसमें डी, अस्टिलैगो बंट रोग। ये मेल नहीं खाता। अस्टिलैगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। जो अस्टिलैगो वंश के कवक होते हैं इसके द्वारा स्मट रोग हो जाता है। और जो बंट है, बंट टिलेटिया टिटिकी नामक कवक से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक है जो उपयोगी है? ये टीजीटी 2003 में पूछा गया और पीजीटी में भी 2003 में पूछा गया था प्रश्न। यानी 2003 में टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो इसमें बताना है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में इनमें से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। तो आंसर होगा इसका सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे यानी कि ट्राइकोडर्मा जो विरिडे है ये मृदा या मिट्टी में पाया जाने वाला एक कवक है और इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोग जो होते हैं उनके जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडे का जो दूसरे कवक होते हैं उनसे जो रोग हो जाते हैं पादप रोग, उसके जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एलिलोकेमिकल स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? केमिकल स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था कौन सी है। पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा पहला, एमरसेला। एमरसेला एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था होती है और यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। यह जो कवक है यह एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जलीय कवक है? इनमें से जलीय कवक का नाम बताना है जो जल में पाया जाता है। 2003 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सेप्रोलेग्निया।
सेप्रोलेग्निया कवक जो है ये जलीय कवक होता है। बता दें कि अधिकांश इसकी जातियां जल में पाई जाती हैं और मृतोपजीवी होती हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। जो जल में सड़ गल जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, उन पर, जल में जो कीट मर जाते हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। और इसकी कुछ जातियां जो होती हैं मछलियों के गिल में भी पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के जो गिल्स होते हैं उनमें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था? क्लैंप कनेक्शन किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। ये टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, क्लैंप कनेक्शन हाफमैन के द्वारा देखा गया था। बता दें कि क्लैंप कनेक्शन क्या है। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग है, इस वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी होती है। तो कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है। इसी अवस्था को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। और इस अवस्था में सेप्टा के बगल में एक हुक के आकार की वृद्धि निकलती है। हुक के आकार से बढ़ जाता है थोड़ा सा, उसे क्लैंप कनेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सभी कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, कवक की कोशिका में गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। बता दें जो कवक है, कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और इनमें राइबोसोम्स, ER, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना पाई जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना कवकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? लिग्निन की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सही होगा इसमें सी। बता दें कि सभी कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ में अन्य पदार्थों की बनी होती है, लेकिन अक्सर सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? कफ के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2002 में प्रश्न ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा एपोथीसियम। एपोथीसियम कहते हैं जो कप के समान आकृति वाली संरचना होती है। बता दें कि कप के समान आकृति अगर है, कप शेप्ड है, तो एपोथीसियम हो गया। अगर फ्लास्क शेप कहा जाता, फ्लास्क शेप, तो पैराथीसियम हो जाता। और अगर गोलाकार या बंद होता तो क्लास्टोथीसियम हो जाता। गोलाकार या बंद तो क्लास्टोथीसियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? ईस्ट में, क्लेमेडोमोनास में, पेनिसिलियम में, इन सभी में कोनेडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। कोनेडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है तो पेनिसिलियम में पाया जाता है। बता दें कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील बीजाणुओं द्वारा यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। और इन्हीं अगतिशील बीजाणु या नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं, इन्हीं को कोनेडिया कहा जाता है। इनका निर्माण विशेष लंबी पट युक्त शाखाओं के शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरी फार्म कोनेडिया पाए जाते हैं? मूरी फार्म कोनेडिया किस में पाए जाते हैं? आंसर इसमें सही होगा पहला, अल्टरनेरिया में मूरी फार्म कोनेडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है? टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया? लेवेनहॉक के द्वारा, वैक्समैन के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने पृथक किया था? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सबसे पहले पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पृथक किया था। बता दें कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से पृथक किया था। किस कवक से?
पेनिसिलियम नामक कवक से पृथक किया था। और वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक्स शब्द दिया था। वॉक्समैन ने क्या कहा? एंटीबायोटिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? जीवाणु, शैवाल, कवक, शैक, किसके द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कवकों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किया जाता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जिसका उपयोग कवक में होने वाली बीमारी की रोकथाम में करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किया जाता है। बता दें कि पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग करते हैं। यह कापर सल्फेट, चूना और जल का मिश्रण होता है। जो बोर्डेक्स मिश्रण है यह कापर सल्फेट, चूना और जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि कवक जनित रोगों में असरदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त है? ये टीजीटी 1999 और पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया था। यही प्रश्न, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर से होगा सी, मोरकेला एस्क्यूलेंटा। मोरकेला एस्क्यूलेंटा खाने के लिए उपयुक्त है। तो यह जो कवक है यह एस्कोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है जिससे एस्कोस्कार्पस खाने योग्य होते हैं। इनके क्या होते हैं? एस्कोकार्पस खाने योग्य होते हैं।